कहने वाली हूँ कि हमने एक डिज़ाइन थिंकिंग का वर्कशॉप अटेंड किया था और उसमें हमें क्या क्या सीखने को मिला मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। और उसमें हमने सीखा था कि फील, इमेजिन, डू एंड शेयर। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम फेस होती है तब हमें सोचना चाहिए कि इस प्रॉब्लम में हम क्या फील कर रहे हैं और इसके बाद हमें उसके सॉल्यूशंस इमेजिन करने चाहिए। उसके बाद हम सॉल्यूशन के बाद हम उसको ट्राई करेंगे और उसके बाद हम शेयर करेंगे। सो ये 4 पॉइंट है, फील, इमेजिन, डू एंड शेयर। और फील में हमने किया था कि हमने एक प्रॉब्लम ली थी जो मानसून में जो बारिश की वजह से जो गड्ढे बन जाते हैं उसकी मदद से बहुत से मच्छर और ऐसे होते हैं ताकि उसकी वजह से हमें बहुत से बीमारियां होती है। हमने ये प्रॉब्लम फेस की थी। हमने फील किया था कि हमें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, गड्ढे की वजह से हो रही है ना, तो हम कॉरपोरेशन को भी बोल सकते हैं, पर कॉरपोरेशन ना आए तो अब हम क्या करें। तो हमने इसके सॉल्यूशंस इमेजिन किए हैं। और फील में हमें करना है कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसको हमें सही तरीके से देखना है कि क्या हम एक्चुअली में फेस कर रहे हैं। उसके बाद हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस इमेजिन करने हैं। और फील करने में हमें जो प्रॉब्लम है उसके हम रूट कॉजेस निकालेंगे। जो प्रॉब्लम है हम उसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम जो हमने फेस किया है उसका हम एक लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद हम सोचेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। सो हमने जो फील में फील किया था वो बहुत अच्छी बारिश हो रही है। हाँ ईशा, पर मुझे बारिश नहीं पसंद। तुझे तो बारिश पसंद है ना, फिर ये क्या बात हुई? अरे हाँ यार, बारिश तो कुदरती है पर इससे होने वाले गड्ढों से मैं परेशान हूँ। हाँ, फिर ऐसा क्यों नुसरत? क्योंकि अगर बारिश होगी तो गड्ढे भरेंगे और गड्ढे भरेंगे तो मच्छर पैदा होंगे और अगर मच्छर पैदा होंगे तो हमारे घर पाएंगे और उससे हमें मलेरिया, डेंगू जैसी बड़ी बीमारियाँ हो सकती है। और अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो इससे भी बीमारियाँ हो सकती है। इतनी बड़ी मुसीबत तो क्या करूँ, तू ही बता मुझे। हाँ, फिर अस्पताल में भी कीड़े मकोड़ों की तरह भीड़ इकट्ठा होंगी। हर्षमंदी बहुत बड़ी बीमारी है क्या। और उसके बाद हमने इमेजिन किया था कि जो हमें प्रॉब्लम फेस हुई थी उसमें इमेजिनेशन क्या है कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम कॉरपोरेशन को बुला सकते हैं, नीम की धुनी कर सकते हैं और फिनाइल की गोटियाँ होती है हम उसे डाल सकते हैं। ऐसे डिफरेंट सॉल्यूशंस हमें मिले थे, बट हमें उनमें से बेस्ट केस सिनेरियो करना है। बेस्ट केस सिनेरियो मतलब जो अच्छा हो और जो किसी भी परिस्थिति में हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इमेजिन करने के लिए हमें पहले हम सारी प्रॉब्लम की रूट कॉजेस करने हैं, उसके बाद हमें उसके सॉल्यूशंस देखने हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं और उस सॉल्यूशंस को हमें इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद वो सॉल्यूशन है उसको हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या बेस्ट केस सिनेरियो होगा और इस बेस्ट केस सिनेरियो को हमें ट्राई करना है। इसका भी वीडियो आगे की वीडियो में देखा कि कैसे बारिश के कारण जो गड्ढे भरते हैं हमारे घर के सामने या हमारे घर के आसपास, तो हम इस बड़ी प्रॉब्लम, इस बिग प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकालें। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस बिग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम नीम के पेड़ जानते हैं, तो नीम के पत्ते को हम जला के उसकी धुनी करें और पूरे घर में उसे कोने कोने में घुमाएं, जिससे जहाँ कहीं भी मच्छर होंगे तो उसकी कड़वाहट से मच्छर वहाँ से चले जाएंगे। दूसरी चीज़ कि या हम नीम के पत्तों को उबाल के या उससे नहा सकते हैं, जैसे कि हम स्किन डिसीज से बच सकते हैं। थर्ड, नीम मतलब नीम का फिनाइल आता है, 15 रुपये की बोतल आती आई थी, वो उसके 2-3 ड्रॉप भी आप उस गड्ढे में डाल दोगे तो वहाँ मक्खी मच्छर नहीं क्रिएट होंगे। और दूसरा कि हम बारिश होने के पहले कॉरपोरेशन को कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे घर के आसपास जो गड्ढे हैं उसको आप ठीक करवाइए, जिससे हमें ज़्यादातर कोई भी जात की बीमारियां ना हो। तो थैंक इसके यू। बाद आता है डू का पॉइंट। हमें डू में देखना है कि हमारा जो बेस्ट केस सिनेरियो उसे हमें ट्राई करना है और हमें ट्राई करके देखना है कि क्या हमें करेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस डू में हमने किया था कि हम नीम की धुनी कर सकते हैं, तो हमने इसके कुछ पिक्चर्स भी आपको दिखाए हैं और इसमें आप देख सकते हैं। और ये तरह करने से कि हमें कड़वाहट आएगी, उसकी मदद से जो सारे मच्छर होती हैं वो सारे चले जाएंगे। और ये हमारा डू का पार्ट था। और आप डू के पार्ट में हम सारे आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसके सारे रूट कॉजेज, उसके सॉल्यूशंस उसके बाद ट्राई करना है। और उसमें जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है वो प्रॉब्लम को आपको देखना है कि हम ये प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम हो सके और उसको ट्राई करना है कि हम कैसे उसके सॉल्यूशंस निकालें। उसके बाद अगेन डू का ट्राई करना है। और इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट शेयर का।
हमें जो प्रॉब्लम फेस है उसके जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं हमें उससे सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहिए। सोशल मीडिया पे हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबरहुड सारे दोस्तों के साथ भी हमें शेयर करना चाहिए। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर सारी जगह पर हमें शेयर करना चाहिए ताकि हम जो फेस कर रहे हैं वो दूसरे लोग फेस ना कर पाए, और अगर कर रहे हैं तो उन्हें सॉल्यूशंस भी मिल जाए। और इस तरह हमने फील, इमेजिन, डू और शेयर के बाद ये मानसून का जो हमारी प्रॉब्लम था उसका हमने बेस्ट सॉल्यूशन भी निकाला है, और ये बेस्ट सॉल्यूशन हमने ट्राई किया तो ये अच्छा रिजल्ट दे रहा था। सो हमें ये भी देखना है कि ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। सो फील में हमें देखना है कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इमेजिन में देखना है कि क्या फेस किया और उसके डिफरेंट सॉल्यूशन और रूट कॉजेस के हमें सॉल्यूशंस इमेजिन और एनालिसिस करने हैं। उसके बाद डू में हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें और क्या हमने सोचा था और ये हुआ या नहीं, और जब हमें अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए तब हमें इसे शेयर करना चाहिए ताकि जो लोग फेस करें उसे भी फेस ना कर पाए। थैंक यू। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, समझ सके, इसलिए हमने व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसे कई साइट्स पर रखे हैं। इसके अलावा हमने इसके बारे में हमारे आसपास रहते लोगों को भी जानकारी दी है। थैंक यू। Hello friends, I will tell you about Sirka value. C means competence, I means inspire, R means respect, C means compassion and A means accountability. So competence it means योग्यता, सक्षमता। हम सभी में कुछ कार्य करने की योग्यता और सक्षमता होती है। लाइक दिस अरुणिमा ने अपने फ्यूचर एक्सीडेंट में दोनों पैर खो बैठे, परंतु वो हार नहीं मानी और वो एक पर्वतारोहक बन गई। फिर इंस्पायर इट मीन्स प्रेरणा। हमें किसी से भी इंस्पायर होना, वो महत्व वैल्यू हमारे जीवन में होता है। हम आजकल देखते हैं मोटिवेशनल वीडियो टीवी पर, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी, ये सभी में हम इंस्पायर होते हैं। रिस्पेक्ट इट मीन्स एस्टीम। हमसे जो बड़े होते हैं वो हमें सभी की रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लाइक पेरेंट्स, टीचर, नेबर एक्सेट्रा। हम इन सभी को रिस्पेक्ट देंगे तो वो लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे। कंपेशन इट मीन्स करुणा, दया। हमें सभी जीव प्रत्ये दया, करुणा रखनी चाहिए, उनकी मुश्किलों को समझना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इट मीन्स जवाबदारी। हम जैसे छोटे से बड़े होते हैं वैसे ही हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। लाइक जब हम छोटे हैं तो हम कुछ भी कार्य करने के लिए समर्थ नहीं होते, परंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे सर पर जिम्मेदारियां का बोझ उभा हो जाते हैं। लाइक दिस हमें स्कूल जाना, नियमित पढ़ाई करना, पूरा नियमित समय हम सोना, खाना खाना एक्सेट्रा। थैंक यू। स्मार्ट वन के लिए वर्कशॉप रखते थे जिसमें हमारे टीचर थे रचना कोठारी मैम। तो वो हर रात 9 बजे हमें वर्कशॉप लेते थे और हर अलग अलग टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक था सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा था कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, थर्ड था मेंस्ट्रुएशन एंड हाइजीन, फोर्थ था सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, फिफ्थ था चॉइसेस एंड डिसीजन एंड सिक्स्थ था फ्रेंडशिप एंड टेम्परेचर। सेल्फ अवेयरनेस मतलब हमें अपने सेल्फ के बारे में अवेयर होना चाहिए, हमें किस में इंटरेस्ट है, हमारे स्ट्रेंथ किस में है, हमारी वीकनेस क्या है, उस सब के बारे में हमें जानकार होना चाहिए। इसके लिए हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करनी चाहिए और वो सेल्फ अवेयरनेस वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। किसी भी डिसीजन लेने के लिए सेल्फ अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है। कोई भी बड़ा करियर का डिसीजन लेने के लिए भी सेल्फ अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी लड़के ने साइंस फील्ड में ज़्यादा मार्क्स लाए हैं और लोग उससे इंजीनियरिंग के लिए फोकस कर रहे हैं लेकिन उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो अगर साइंस फील्ड में इंजीनियरिंग के लिए अगर वो जाता है तो उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता और वो अपना 100% नहीं दे सकता। इसीलिए वो अपने
हर जगह ज़रूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन 2 तरह की होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी हम शब्द द्वारा बातचीत करते हैं, इसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी हम अपने गेस्चर्स द्वारा, अपनी बॉडी लैंग्वेज द्वारा जो बात करते हैं उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। दोनों टाइप की कम्युनिकेशन का सेम इम्पोर्टेंस है। कम्युनिकेशन स्किल को टॉप लेवल पर पहुंचाने के लिए हमें लिसनिंग स्किल को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी भी ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और कोई व्यक्ति अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है तो हमें उसे बीच में रोकना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो बात कर रहा है उसे शांति से सुनने के बाद ही हमें उसको स्टॉप करना चाहिए, वरना हमारे रिलेशनशिप में उसका असर पड़ सकता है। कभी कभी हम जो बोलते हैं और सामने वाला उसका गलत मीनिंग निकाल लेता है, उसे हम कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, उससे हमें दूर करना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप के कारण हमारे रिलेशनशिप खराब हो सकती है। और इसका मंत्र है हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी रिलेशनशिप। मेंस्ट्रुएशन वो हमारी बॉडी में होने वाली नेचुरल प्रोसेस है और जो टीनेज से चालू होती है। इसमें हमारे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और कुछ बॉडी पार्ट में चेंजेस आता है। और हाइजीन में मैडम ने हमें कुछ हेल्दी चार्ट फॉलो करने के लिए कहा था। हमें खाने में ग्रेन्स, वेजिटेबल्स जैसे हेल्दी फूड को खाना चाहिए और बाहर जो पैकेट मिलते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। इसका मंत्र था मेंस्ट्रुएशन और हाइजीन इज द की टू हेल्दी लाइफ। वर्कशॉप वॉज सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ डिफेंस। इन सेल्फ एस्टीम हमने देखा कि हम अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकें। सेल्फ एस्टीम मीन सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकें। तो इसके लिए हमें अपने सारे सेल्फ एस्टीम के लिए जो हमें पसंद है वो हमें ज़्यादा करना चाहिए और हमें जो है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम उसे बदल नहीं सकते। जिस जगह पर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं वहाँ हम खुद को ब्लेम नहीं कर सकते। इसलिए हम जैसे हैं हमें खुद को ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट योर सेल्फ। एंड हमें उसके बाद हमारे सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए हमें हमारी पॉजिटिविटी है, हमारी जो स्ट्रेंथ है उस पर वर्क करना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम वो कर सकते हैं। इसलिए हमारे सेल्फ एस्टीम के लिए हमें हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे बढ़ाने के लिए हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाना ज़रूरी होता है। और उस वर्कशॉप का मंत्र था माई स्ट्रेंथ माई पावर। एंड उसके बाद था सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस मतलब हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। हमें अपने परिवार और अपनी रक्षा दोनों की करनी है और इसके लिए हमें बहुत सी टेक्निक्स भी होती है, फिजिकल टेक्निक्स भी होती है। और हम जब कोई मुसीबत में होते हैं तब हम कोई टेक्निक यूज़ कर सकते हैं या फिर हम पेपर स्प्रे या ऐसी कोई चीज़ भी अपने साथ हम रख सकते हैं। और वो सब देखने के बाद और वो सीखने के बाद हम सेल्फ एस्टीम और सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। डिफेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कुछ टेक्निक्स भी होती है। हम ऑनलाइन पर देख सकते हैं ताकि हमें कुछ टेक्निक्स आ जाए और उसके बाद हम एक सिचुएशन भी लेंगे कि हम जब लिफ्ट में जा रहे हो तभी हमारे पास कोई एक पर्सन हो, हमारे साथ कोई पर्सन खड़ा हो, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें सेल्फ डिफेंस करने के लिए। तो हम लिफ्ट के सारे बटन्स हैं उस सारे फ्लोर के बटन को हमें दबा देना चाहिए और हम वो करेंगे तो हमें सारे फ्लोर पर लिफ्ट रुक जाएगी और हम अपने सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। ताकि इस तरह के बहुत से टेक्निक्स भी आती है, फिजिकल टेक्निक्स भी आती हैं और आप कुछ कैरी भी कर सकते हैं और इस तरह आप अपने सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं। और इसका वर्कशॉप का मंत्र था वो था बी फियरलेस बी सेफ। और उसके बाद 5th वर्कशॉप था, उसका वर्कशॉप का नाम था चॉइसेस एंड डिसीजन। हमें लाइफ में बहुत सी चॉइसेस और डिसीजन करने को मिलती है, इतनी फ्रीडम हमें है कि हम कौन सी चॉइस करना है वो हमारे ऊपर है, हमारे पेरेंट्स डिसाइड नहीं करते हैं। और ये चॉइसेस और डिसीजन के हमें सही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी चॉइसेस और डिसीजन करते हैं चॉइसेस से हमें फ्रीडम मिलती है कि हम अपने आप को चॉइस कर सकते हैं, बट उस फ्रीडम का हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हमें जितनी चॉइस करने को मिलती है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे पास होती है और हमें वो अच्छी तरीके से निभानी चाहिए, तभी हमारी फ्रीडम को हम सही यूज़ कर पाएंगे। और ये फ्रीडम और
रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 1 कॉइन की 2 साइड्स के बराबर है। और ये हमें डिसीज़न भी बहुत से लेने होते हैं और वो डिसीज़न हम राइट तरीके से ले पाए, इसलिए हमें सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, जो हमने फर्स्ट वर्कशॉप में किया था। और उस वर्कशॉप का मंत्र था मोर द फ्रीडम मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद 6 वर्कशॉप था और उसका वर्कशॉप का नाम था फ्रेंडशिप एंड टेम्परेचर। और हमें बहुत से फ्रेंड्स होते हैं, हमारे नेबर या स्कूल ट्यूशन के बहुत से फ्रेंड्स होते हैं और वो फ्रेंड्स हमें कुछ भी करने को कह सकते हैं, और बट हमें अवेयर होना चाहिए कि हमें किस बात के लिए हाँ कहना और किस बात के लिए नहीं कहना। और जब हम नो कहेंगे तब उन्हें बुरा लगेगा, बट हमें अपने कंट्रोल अपने हाथ में रखना, हमारा रिमोट हमारे हाथ में होना चाहिए, तभी हम फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं। कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए हमें फ्रेंडशिप और टेम्पटेशन से अवेयर होना चाहिए कि क्या फ्रेंडशिप होती है। और फ्रेंडशिप में नो कहना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो भी हमें फ्रेंड कहेगा वो हम नहीं कर सकते। अगर वो स्मोकिंग करने को बोले तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अच्छी आदत नहीं होती है। इस तरह हमें देखना चाहिए कि क्या हमारे लिए अच्छा है, और इस तरीके से हमें नो भी कहना चाहिए और कभी कभी हो तो यस भी कहना चाहिए। और हमें कभी भी टेम्पटेशन तो होता है, टेम्पटेशन मीन्स अट्रैक्शन। हमें कभी कभी टेम्पटेशन होता है, क्योंकि इस एज में हमें टेम्पटेशन होता है, और उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज़, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। जब हमें टेम्पटेशन हो तभी हमें देखना चाहिए कि व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज़। हमारे मदर्स ने हमें क्यों यहाँ भेजा है, कि क्या करना चाहते हैं हम, और आप क्या फ्यूचर में बनना चाहते हैं, वो हमारी प्रायोरिटीज़ है। हमें उसे ध्यान में रख के फिर देखना चाहिए कि क्या ये टेम्पटेशन अभी सही है, इस एज में ये सही है, कि या हमारी प्रायोरिटीज़ है। तो उस मदद से हम टेम्पटेशन से ओवरकम हो सकते हैं। इस वर्कशॉप का मंत्र था प्लेजर इन फ्रेंडशिप बट अवेयर ऑफ कंसिक्वेंसेस। और ये सारे वर्कशॉप हमने अटेंड किए, और ये सारे वर्कशॉप में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और मंत्र थे वो तो हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे थे। थैंक यू। Hello friends, my name is Anjuman Pathan and today I will tell you about the workshop Emotional Intelligence. ये वर्कशॉप 22 मई को हुई थी, फ्राइडे को, एंड इट वाज अमेजिंग वर्कशॉप। आई लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। इसमें सर ने हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। इमोशनल इंटेलिजेंस में सर ने हमें 2 बातें बताई थी। दे आर 2 वर्ड्स इन इमोशनल इंटेलिजेंस में, इमोशन, ई एंड मोशन। और ये पूरी वर्कशॉप 3 पार्ट में सर ने हमें समझाई थी। फर्स्ट पार्ट इज सेल्फ अवेयरनेस, सेकेंड इज सेल्फ रेगुलेशन एंड थर्ड इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आत्म जागरूकता, सेल्फ रेगुलेशन मीन्स स्वनियमन एंड सेल्फ मोटिवेशन मीन्स स्वप्रेरणा। तो मैं अभी तीनों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी एक एक करके। मैं आपको फर्स्ट वाले के बारे में बताती हूँ। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। इसमें सर ने हमें विटलास के बारे में बताया था। विटलास मीन्स उसके फुल फॉर्म्स हैं। विटलास में वी मीन्स वैल्यू, टी में आई मीन्स इंटरेस्ट, टी मीन्स टेम्परामेंट, ए मीन्स एक्टिविटीज, एल मीन्स लाइफ गोल एंड एस मीन्स स्ट्रेंथ। और सर ने हमें इसमें बताया था कि वी आर नथिंग बट आवर स्टोरी आर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ की जो स्टोरी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें हमारी स्टोरी अच्छी बनानी है। और सर ने बताया था कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, लाइक अगर हमारे एक्सीडेंट हो जाता है एंड फिर हमें एग्ज़ाम है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें अपने आप को ये नहीं पूछना है वाई इट वॉज हैपन विथ मी, ये हमेशा मेरे साथ क्यों होता है, ये नहीं पूछना है। हमें ये पूछना है अब मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू नाउ, ये हमें पूछना है। ये वाला एटीट्यूड डेवलप करना है, ठीक है। प्रॉब्लम को समझो और उसको सॉल्व करो। ये बैठ के रो मत के ये प्रॉब्लम आ गई, ये मेरे साथ हो गया, ऐसा सब नहीं करना है। सर ने उसमें ये सब बताया था। और सर ने बताया था कि हमें हमारे साथ कुछ होता है तो उससे लर्न करना है, ब्लेम नहीं करना है अपने आप को, या किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। सीखना है, ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये सोच के मत बैठ जाओ कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, या फिर कंप्लेंट्स मत करो, कंप्लेनिंग वाला एटीट्यूड मत बनाओ। और जो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या आ सकता है, हम ये कर सकते हैं।
इसमें से बाहर कैसे आ सकते हैं प्रॉब्लम में से, हमें वो करना है। अब मैं सेकंड वाला बताऊंगी, सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन। स्वनियमन में सेल्फ रेगुलेशन में सर ने हमें एग्जाम्पल देख के बताया था कि किसी लड़की को बैडमिंटन प्लेयर, मतलब उसको बैडमिंटन नहीं आता है लेकिन उसको बैडमिंटन खेलने जाना है, तो उसको कोचिंग क्लासेस के लिए रखते हैं एंड वो कोचिंग क्लास के लिए जाती है एंड फिर उसको अचानक से बोल देते हैं कि उसको, अगर वो कोचिंग क्लासेस के लिए जाती है एंड उसको फिर ऐसा बोल दिया जाए कि 1 मंथ में, अगर उसको एकदम अच्छे से नहीं आता है एंड उसको बोल दिया जाए कि तुम्हें 1 मंथ में नेशनल लेवल पे खेलना है या स्टेट लेवल पे खेलना है, तो वो प्रिपरेशन कैसे कर पाएगी क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है। तो इसमें सर ने हमें समझाया था कि अगर हमारे पास स्किल कम है और चैलेंजेस ज़्यादा है तो हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे। अगर हमारे पास स्किल ज़्यादा है और चैलेंजेस कम है तो हम बोर हो गए। तो और अगर हमारे पास स्किल और चैलेंज दोनों कम है और अगर फिर भी हमें उस चीज़ करने में मज़ा आ रहा है तो इट्स कॉल्ड हॉबी। सर ने बोला था कि अगर चैलेंजेस भी कम है और स्किल भी कम है तुम्हारे पास, फिर भी तुम्हें वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है तो उसको बोलते हैं हॉबी। और हॉबी तुम्हारे इमोशनल कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है, तो हमें हमारी हॉबी डेवलप करनी चाहिए, ये वाला बताया था सर ने उसमें। एंड फिर और दूसरा सर ने बताया था उसमें कि हमें डेली डायरी लिखनी चाहिए, डायरी में पॉजिटिव थॉट्स लिखने चाहिए। और फिर आप जब भी उस डायरी को पढ़ोगे, अगर आप किसी टेंशन में हो या कुछ भी है, तो जब भी आप उस डायरी को पढ़ोगे तो आपको ऐसे मोटिवेशन मिलेगा एंड देन आपको अच्छा लगेगा। उसमें पॉजिटिव थॉट्स लिखने चाहिए, डेली डायरी लिखनी चाहिए अपनी। और सर ने एक एग्जांपल भी दिया था उसमें कि कोई लड़की थी जिसने अपनी डेली डायरी लिखती थी एंड उसके मरने के बाद उसकी डायरी मिली तो उस पर बायोपिक बनी थी और उसकी बायोपिक बहुत अच्छी थी। अब मैं थर्ड वाला बताऊंगी, थर्ड पार्ट, जिसमें था सेल्फ मोटिवेशन, स्व प्रेरणा। इसमें सर ने हमें बताया था टेक चार्ज एंड ब्रिंग चेंज। और इसमें सर ने हमें बताया था कि हमें मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन वीडियो देखने चाहिए जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और सर ने हमें बताया था कि बी अ गुड कम्युनिकेटर, हमें अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहिए ताकि हम हमारी बात रख सके और सामने वाले की बात सुन सके। और फिर उसमें सर ने बताया था कि हमें लोगों को करेक्ट करना है, करेक्ट नहीं करना है, उनसे कनेक्ट करना है। लोगों से कनेक्ट करो, उन्हें करेक्ट मत करो। फाइंड अ कोड, उन्होंने ये बोला था। और यहाँ पे कोड का मतलब है लोगों को जानो, उनकी पसंद नापसंद को जानो और उनको पहचानो, फिर उनको करेक्ट करो तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। आप पहले उनको करेक्ट करोगे तो उनको बुरा लगेगा, तो उनसे पहले कनेक्ट कर लो फिर उनको करेक्ट करो। तो सर ने सिर्फ इतना ही बताया था इसमें। और मोटिवेशन के लिए हम मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, जैसे लाइक हम संदीप महेश्वरी का वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे एंड बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो आते हैं। और ये वर्कशॉप बहुत अच्छी थी, इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली थी। इट वॉज अमेजिंग। थैंक यू यूएसएफ। Hello friends, today I am going to talk about grooming. The first thing is when we are going for interview, how to behave, and इस टाइप हमारी कैसे बैठने। तो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कुछ लोग बहुत थके हुए हैं वैसे बैठे हुए हैं, कुछ लोग बहुत ही लगता है कि कितने टाइम से वेटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग स्टेशन पर बैठे उस तरह से बैठे हैं। तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें पूरी डिसिप्लिन से बैठना है या फिर स्ट्रेट बैठना है और ऐसे नाखून नहीं खाना है, फिर अपने फेस को बार बार टच नहीं करना है एंड नोज में उंगली नहीं डालनी, ईयर्स में ईयर प्लग नहीं डालना चाहिए। जब हम इंटरव्यू के लिए जाएँ तो तब हमें कैसी टाइप की क्लोथ पहननी चाहिए। तो नॉर्मल क्लोथ लाइक शर्ट है, पैंट है, फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए। और लेडीज़ को तो चप्पल ऐसे पकड़ने वाले नहीं पहनने चाहिए, शूज़ पहनने चाहिए, ज़्यादा हील्स वाले भी नहीं होने चाहिए और हेयर नेल्स क्लीन होने चाहिए। और
हमारे बॉडी में से कोई भी जाती चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ हमारे कपड़ों पर भी सामने वाले का कुछ असर करती है, मतलब हम लोग किस टाइप के कलर के क्लोथ पहनते हैं, हमारी स्किन के हिसाब से क्लोथ पहनने चाहिए। हमारी डार्क स्किन हो तो थोड़े लाइट सूटेबल कपड़े पहनने चाहिए। एंड जब हम हेयर स्टाइल के बारे में बात करूँ लेडीज़ के बारे में, तो उन्होंने जब इंटरव्यू के लिए जाओ तब लाइट मेकअप करना चाहिए और बाल पूरे धोए हफ्ते में 2-3 बार धोने चाहिए और उसको अच्छे से टाइटली बांधना है। बर्न बना सकते हो या फिर पोनी भी बना सकते हो, पर ज़्यादा हेयर हमारे फेस पे नहीं आने चाहिए। जब हम बात कर रहे हो तो अपनी हैंड्स की मूवमेंट, लिप्स की मूवमेंट होनी चाहिए। और ऑलवेज व्हेन यू एंटर द रूम विथ अ स्माइल, जब आप रूम में या ऑफिस के किसी भी मेंबर या कमिटी मेंबर के सामने जाओ तो उसे स्माइल से बात करनी चाहिए। एंड फोर्थ थिंग इज, और बारी से कभी भी सामने वाले को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि हमें नहीं आता। हमें जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका अच्छे से जवाब देना चाहिए। बहुत जल्दी भी नहीं करनी चाहिए और बहुत देर भी नहीं लगानी चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन ना समझ में आए तो हम दूसरी बार पूछ सकते हैं और ढंग से बैठना है, ऐसे लटक के नहीं बैठना है, बहुत ऐसे डिसिप्लिन से, मतलब ऐसे दोनों हाथ स्ट्रेट करके भी नहीं बैठना है, एकदम रिलैक्स होकर बैठना है और जो भी प्रश्न पूछे उसका अच्छे से जवाब देना चाहिए। और अगर उसकी आगे बात करूँगी, जब हम लोग इंटरव्यू के लिए जाए तब कौन सी चीज़ें साथ में रखें। पहला है आप एक छोटा सा हैंड बैग रखिए, उसमें पेन, पेपर्स या अपने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो वो अपने साथ रखिए। एक हैंकी अपने साथ रखिए और अपने फेस पे लाइट मेकअप होना चाहिए। बॉयज़ के बारे में बात करूँ तो उनके हेयर भी क्लीन होने चाहिए और बहुत ऐसे मतलब बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, थोड़े डिसिप्लिन में उसके हेयर लगने चाहिए, मतलब बहुत भी लंबे भी नहीं, बहुत छोटे भी नहीं, और अच्छे से उसकी भी हेयर स्टाइल होनी चाहिए। और उन्हें वॉच तो मस्त पहननी है, वॉच हमेशा पहननी होनी चाहिए। और जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाए तो उसके 10-15 मिनट तो हमें जल्दी पहुंच जाना चाहिए कि जिससे हमें कोई बोले नहीं, मतलब हमारा फर्स्ट दिन ही ऑफिस में हो और हम लोग जाए लेट तो हमारी इंप्रेशन डाउन पड़ जाती है। फर्स्ट इंप्रेशन टू लास्ट इंप्रेशन, सो बी अवेयर। एंड कभी भी किसी से गुस्से से बात मत करो, तो स्माइल और किसी को भी ग्रीटिंग्स करो। पहले हम लोग ऑफिस में अंदर वो लोग ग्रीट करें, बॉस को ग्रीट करें, जब वो हमें ऑफ़र करे बैठने के लिए तभी हम बैठे, अच्छे ढंग से बैठे। हमारा मतलब कोई भी हमारा फेस टू फेस बात करनी चाहिए, आई टू आई कांटेक्ट बात करनी चाहिए। ऐसे नीची आँख करके या फिर ऐसे डरते हुए बात नहीं करनी है, ऐसे डिसिप्लिन बात करनी है और किसी से भी घबराना नहीं है। जो एक बार हम इंटरव्यू के लिए जाए तो डरना नहीं चाहिए और जैसा आए भगवान पे भरोसा रखो और खुद पे भरोसा रखो। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ भी बात कर सकते हो, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बस जितना क्वेश्चन पूछा जाए उसका ही आंसर दो, यस या नो में जवाब दो, बहुत ही लंबा आंसर मत दो, तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी फॉर मेक दिस वीडियो। Hello everyone, I am Shalini Rukalya Sirajwala from USF Vadodara chapter. I want to share something about the workshop from Career Awareness. There are 3 parts. First, after 12th commerce. Second, after 12th science. इसके 2 पार्ट होते हैं, मैथ्स और साइंस. थर्ड, आफ्टर 12th आर्ट्स. फर्स्ट आफ्टर 12th कॉमर्स में जो फील्ड्स होती है वो BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 years, MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2 years, BCom, बैचलर कॉमर्स 3 years, MCom, मास्टर कॉमर्स 2 years, LLB एंड LLM ये दोनों 2 years के होते हैं. CA, चार्टर अकाउंटेंट 5 years, CS, कंपनी सेक्रेटरी 2 years, BA, BCA एंड MCA, BCA 3 years, MCA 2 years, BEd एंड MEd. BEd और MEd ये दोनों 2 years के होते हैं. सेकेंड, आफ्टर 12th साइंस मैथ्स. BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये 4 years का होता है.
ME मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग ये 2 इयर्स का होता है। BSc 4 इयर्स का होता है, बैचलर साइंस। MSc मास्टर ऑफ साइंस ये 2 इयर्स का होता है। BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी ये बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी 4 इयर्स का और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी 2 इयर्स का। MPSc एंड UPSC जिसमें IAS ऑफिसर बना जाता है। बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग ये 5 इयर्स का होता है। आफ्टर 12th साइंस जिसने बायो लिया उसके लिए MBBS 5 इयर्स का होता है। BSc इन नर्सिंग 3.5 इयर्स का होता है। BHMS 4.5 इयर्स का होता है। डिप्लोमा इन नर्सिंग 2 इयर्स का होता है। PhD इन बायोटिच फर्स्ट ईयर आफ्टर MSc और BSc 3 इयर्स का होता है। आफ्टर 12th आर्ट्स में जो फील्ड्स होती है वो BA और MA। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स 2 इयर्स का होता है। MA मास्टर ऑफ आर्ट्स ये भी 2 इयर्स का होता है। BSW एंड MSW BSW 3 इयर्स का होता है। MSW 2 इयर्स जिसमें सोशल वर्क किया जाता है। फैशन ऑफ डिज़ाइनिंग इन डिप्लोमा 3 इयर्स का होता है। फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग इन डिप्लोमा 2 इयर्स का होता है। MA इन मास कम्युनिकेशन ये 2 इयर्स का होता है। BArch एंड MArch 5 इयर्स का। फिर जिसमें सब कर सकते हैं मतलब आर्ट्स और साइंस कॉमर्स वाले जो कर सकते हैं फील्ड्स वो कॉमन फील्ड्स आफ्टर 12th उसमें होता है। फर्स्ट होटल मैनेजमेंट, सेकंड लॉ, थर्ड कंप्यूटर एप्लीकेशन, फोर्थ फाइन आर्ट्स, 5 सोशल वर्क, 6 बिजनेस मैनेजमेंट। थैंक यू। Hello friends, I hope you all safe at your home during this lockdown and please avoid to go outside. And today I am going to talk about our one program USF fellowship and please guys support our USF chapter Vadodara and thank you to USF for giving us opportunity to give a message to society लड़कियाँ किसी से कम नहीं। So during this lockdown we learned lot of things like a smart call program, emotional intelligence, design thinking and many of the new things we learned. And today I am going to talk about our journey to with USF. USF members are too much beautiful and too much lovely and very kind person. And thank you to USF give us a platform for fulfill our one dream. And now I am able to speak in front of 100 crore people without fear. And I thank you USF for give us opportunity and give us a platform for show our talents. I know you are too much lovely and kind person. You can understand our one feeling and USF is give us a financial support, fair study supports also. During this lockdown we learn lot of things like a smart girl and a smart girl is very beautiful program workshop for girls. In this smart girl workshop you can watch our video and give us a review. And hope you all like these videos and my speech and thank you for watch this video and please stay at home. Thank you.